प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे प्रभु सत्ता का विकास। अर्थात जिस संप्रभुता की आज हम चर्चा करते हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र होता है वो राज्य होता है, और राज्य का निर्माण चार तत्वों से होता है। चार तत्व: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य निर्माण का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको कि राज्य की आत्मा कहा जाता है। अब प्रभु सत्ता का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसके कितने पहलू होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मैंने ये सब बातें आपको समझा दी हैं। लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। मैं क्रमबद्ध रूप में चर्चा कर रहा हूं प्रभु सत्ता के संदर्भ में। ये मेरा तीसरा लेक्चर है आज। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जानना जरूरी है क्या कि जब हम प्रभु सत्ता का अर्थ समझ गए, परिभाषा समझ गए, इसके दो पहलू आंतरिक और बाहरी समझ गए, और इसके सभी लक्षण समझ गए, विशेषताएं समझ गए, प्रभु सत्ता का स्वरूप समझ गए हैं, तो इसके बाद में फिर यह जानना भी जरूरी होता है कि प्रभु सत्ता का जो विकास हुआ है वह किन किन चरणों से हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता के ऊपर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में जो सिद्धांत दिया है वो जॉन ऑस्टिन ने दिया है, जिसकी चर्चा हम लास्ट में जाकर के करेंगे। जॉन ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता का वास्तविक रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आपसे एग्जाम पूछ ले जाए कि प्रभु सत्ता का व्यवस्थित रूप में सिद्धांत किसने दिया है, तो बेटा आपका आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। हालांकि पीछे कितने ही हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, सबकी चर्चा करूंगा मैं, पीछे प्लेटो, अरिस्टो की भी चर्चा की जाएगी, लेकिन वास्तविक रूप में व्यवस्थित रूप में जो सिद्धांत देने वाला प्रभु सत्ता का वो कौन है? जॉन ऑस्टिन है, जिसकी चर्चा हम 18वीं 19वीं शताब्दी में जो हीगल और बोसांग के इसके बाद में की जाएगी। जॉन ऑस्टिन ने ही प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है। जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का जो सिद्धांत है, इसके ऊपर बेटा मैं अलग से भी लेक्चर अपलोड करूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा प्रभु सत्ता के विचार का विकास, यहां मैं आपको 3 चरणों से समझाऊंगा। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक युग में प्रभु सत्ता का विकास, संप्रभुता का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं इनकी चर्चा करूं उससे पहले मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। क्या कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है बेटा? राज्य है। और राज्य निर्माण के आधुनिक समय में 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जैसे मैंने नोट भी किया, राज्य के 4 तत्वों में प्रमुख है। अर्थात आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 जो तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? प्रभु सत्ता ही है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य के 4 तत्वों में प्रमुख है। फिर मैंने यहां संकेत दिया 7। 7 का मतलब यह है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए, जैसे स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, सेना और मित्र। मनु, कौटिल्य और शुक्र ने, मनु ने अपनी मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, शुक्र ने अपने शुक्र नीति सार नामक ग्रंथ के अंतर्गत राज्य के 7 तत्व बतलाए थे। आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो राज्य के निर्माण के 7 तत्व बतलाए थे, इनको सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी है। सप्तांग सिद्धांत आप देख सकते हैं, मैं भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत अपलोड कर चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। बेटा अगली बात आती है कि राज्य की आत्मा है, अर्थात वास्तविक रूप में जो ये संप्रभुता है वह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तविक रूप में राज्य की आत्मा है। जैसे व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत प्राय हो जाता है, उसी प्रकार से वास्तविक रूप में जिस राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती वो राज्य नहीं कहलाता है। वो अधिक से अधिक देश कहला सकता है, राष्ट्र कहला सकता है, समुदाय कहला सकता है, संगठन कहला सकता है, लेकिन राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य कहलाने के लिए जरूरी है कि उसके पास संप्रभुता हो, इसलिए राज्य की आत्मा है। कौन? संप्रभुता राज्य की आत्मा है। अगली बात, प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है, जबकि समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता आदि का अस्तित्व हो सकता है। बेटा ध्यान दें भाई, वास्तव में प्रभु सत्ता के बिना भाई राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही प्रभु सत्ता होती है। तो वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण 4 तत्वों में जो तत्व है वो संप्रभुता ही है। इसलिए राज्य के बिना प्रभु सत्ता का अस्तित्व, प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। क्या? प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, क्या कि प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं, मतलब
डेफिनेटली, जैसे मैं आपको भारत का एग्जाम्पल दूं तो हमारे भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली है। दो प्रकार की सरकार है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। अब मैं यहाँ राज्य सरकार बोल रहा हूं तो राज्य मतलब जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लेकिन क्या ये राज्य है? नहीं बेटा, ये राज्य नहीं है। इनको हम संघ की इकाई कह सकते हैं, इनको प्रांत कह सकते हैं, लेकिन वाकई राज्य नहीं, क्योंकि इनके पास संप्रभुता नहीं है। राज्य तो केवल भारत को ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत को ही राज्य कहा जाएगा। इसलिए बेटा ध्यान रखेंगे, प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। हाँ, समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता का अस्तित्व संप्रभुता के बिना हो सकता है। जैसे 1947 से पहले वास्तव में भारत एक देश तो था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे, हमारे पास संप्रभुता नहीं थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम ब्रिटेन के अधीन थे, हम गुलाम थे। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है? बेटा आप ध्यान देंगे, राज्य की सर्वोच्च शक्ति पावर, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की जो शक्ति होती है वो ही प्रभु सत्ता है। अब इस शक्ति का विकास कैसे हुआ है, आज का हमारा चर्चा का विषय ये होगा। तो नोट करेंगे, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, राज्य, सर्वोच्च शक्ति, प्रभु सत्ता, अर्थात राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। अब ये सर्वोच्च शक्ति का विकास किन चरणों से है, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रभु सत्ता के बारे में दो दृष्टिकोण है बेटा, एक तो एकत्ववादी दृष्टिकोण, दूसरा है अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण। एकत्ववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य को सर्वोच्च माना जाता है, निरंकुश माना जाता है, मतलब यहां राज्य को ही सब कुछ माना जाता है। जबकि अनेकवादी बहुलवादी कहते हैं कि वास्तविक रूप में राज्य सब कुछ नहीं होता है, जबकि समाज के अंतर्गत अनेकों समुदाय होते हैं, उन समुदाय का भी अपना अपना योगदान होता है। बाकी मैं अलग से बहुलवादी विचारधारा के ऊपर लेक्चर अपलोड करूंगा। अभी तो हम केवल एकत्ववादी विचार की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रभु सत्ता के विचार के विकास की बात करेंगे बेटा। अब देखो यहां बात लेते हैं हम श्री गणेश कर्तिस का। यदि प्रभु सत्ता का अर्थ राज्य कि उस शक्ति से है जो संपूर्ण, व्यापक, सर्वोच्च, स्थायी, अविभाज्य, मौलिक तथा अद्वितीय है, तो इस शक्ति का उदय उस समय हुआ माना जा सकता है जबकि स्वयं राज्य का उदय हुआ होगा। मतलब प्रभु सत्ता का उदय उसी समय से माना जा सकता है जबकि स्वयं राज्य का उदय हुआ होगा। ये संभावना बताई जा रही। क्यों? यदि प्रभु सत्ता का अर्थ है, अर्थ मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया, ठीक तरीके से इसकी विशेषता ही बताइए। मतलब यदि प्रभु सत्ता का अर्थ राज्य की उस शक्ति से है, जैसे कहा ना राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है, तो प्रभु सत्ता का अर्थ राज्य की उस शक्ति से जो संपूर्ण है, व्यापक है, सर्वोच्च है, स्थायी है, अविभाज्य है, मौलिक तथा अद्वितीय, जिसको किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, अविभाज्य जिसका की बंटवारा नहीं किया जा सकता। ये सातों के सातों जो लक्षण है मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्रभु सत्ता के लक्षण या विशेषताएं उसमें देखेंगे आप। तो जो संपूर्ण, व्यापक, सर्वोच्च, स्थायी, अविभाज्य, मौलिक तथा अद्वितीय है, तो इस शक्ति का उदय उस ध्यान देंगे उस समय वहां माना जा सकता है जबकि स्वयं राज्य का उदय हुआ होगा। और राज्य का उदय कब हुआ है? जब से वास्तविक रूप में मनुष्य ने किसी न किसी रूप में व्यवस्थित रूप में जीवन जीना प्रारंभ किया है, किसी न किसी रूप में निर्णय लेना प्रारंभ किया है, तभी से इसका उदय माना जाता है। यस। अब स्वयं राज्य का उदय, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें से मैंने आपको सातों के सातों सिद्धांत समझा दिए। दैवीय सिद्धांत है, इसके साथ में जो है पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, समझौता सिद्धांत है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत, सब मैंने आपको समझा दी, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा। अब देखिएगा अगली बात इसमें आती है, क्या ये इसकी पृष्ठभूमि बना रहा हूं मैं। मैकाइवर कह रहे हैं कि राज्य का विशेषतया शक्ति से सदा संबंध रहा है। अब बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में चूंकि स्वयं राज्य का उदय जब से हुआ है तभी से प्रभु सत्ता का उदय माना जाता है, और राज्य का विशेषतः शक्ति सदा संबंध रहा है। अर्थात वास्तविक रूप में राज्य का जो संबंध है वह शक्ति से हमेशा रहा है, क्योंकि शक्ति के बिना कानूनों का पालन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए राज्य का विशेषतः शक्ति से सदा संबंध रहा है। चाहे कबीलाई समाज ही क्यों ना हो, कबीलाई समाज की बात आती है तो दो कबीलों के बीच में प्रारंभ में आपस में होते रहते थे, तो कबीले का मुखिया सरदार होता था, तो वास्तविक रूप में सरदार भी अपने कबीले से अपने नियमों का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करता था, और जब दो कबीलों में आपस में संघर्ष होता था तो शक्ति का प्रयोग किया जाता था डेफिनेटली। इसलिए राज्य का विशेषता शक्ति से सदा संबंध रहा है, प्रारंभ से, जब से राज्य का उदय हुआ है तभी से वास्तविक रूप में शक्ति से इसका संबंध रहा है। मैकाइवर फिर कह रहे हैं कि संप्रभु शक्ति सदैव राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान रही है, लेकिन संप्रभुता के विचार का उदय व विकास उत्तर मध्य काल में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बेटा, आप ध्यान दें। मैकाइवर क्या करें कि संप्रभु शक्ति सदैव राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान रही है,
मतलब संप्रभु शक्ति सदैव राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान रही है। मतलब राज्य का संबंध हमेशा शक्ति से तो रहा है, लेकिन संप्रभुता के विचार का उदय और विकास उत्तर मध्य काल में है। अर्थात वास्तविक रूप में संप्रभु शक्ति सदैव राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान तो रही है, लेकिन प्रारंभ में वास्तविक रूप में इस संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। इसलिए संप्रभुता के विचार का उदय व विकास उत्तर मध्य काल में हुआ है। मतलब वास्तविक रूप में मध्य काल के बाद में आधुनिक युग में वास्तविक रूप में संप्रभुता का उदय हुआ है। इससे पहले इस विचार का ज्ञान नहीं था। बाकी ये सत्य है कि राज्य का संबंध शक्ति से सदैव रहा है, लेकिन प्रभु सत्ता के विचार का इनको ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान कब हुआ है? वास्तविक रूप में उत्तर मध्य काल में हुआ है, अर्थात मध्यकाल के बाद में हुआ है। मध्यकाल में जिसको कि अंधकार का युग कहा जाता है, मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य आस्था और विश्वास अंधविश्वास के सारे जीवन जी रहे थे। क्यों जी रहे थे मैं आपको चर्चा करूंगा बाद में। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम इसके चरणों की बात करते हैं, क्या कि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता का विचार है इसका विकास कैसे हुआ है। मैंने आपको पहले कह दिया कि वास्तविक रूप में उत्तर मध्यकाल से पहले वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता के विचार का ज्ञान था ही नहीं, ज्ञान नहीं था। हाँ, राज्य के साथ शक्ति का संबंध जुड़ा हुआ था। बिना शक्ति के चाहे कबीलाई समाज ही क्यों ना हो, वो अपने आदेशों का पालन नहीं करवा सकता था। तो राज्य का संबंध शक्ति से तो रहा है, लेकिन प्रभु सत्ता के विचार का ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान आधुनिक युग में हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है उत्तर मध्य काल में हुआ है। ये बात मैकाइवर ने कही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन काल के 3 बिंदु बनाए मैंने आपके लिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक युग। मतलब प्रभु सत्ता के विचार का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिएगा बेटा, प्राचीन काल में चलते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन काल के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य के अस्तित्व से पूर्व प्रभु सत्ता नहीं थी। अर्थात मूल बात यहां आती है कि राज्य के अस्तित्व से पहले प्रभु सत्ता नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि राज्य का अस्तित्व जब से माना जाता है तभी से किसी न किसी रूप में प्रभु सत्ता का भी उदय माना जाएगा। वो एक अलग बात है कि इसका वास्तविक रूप में लोगों को, विद्वानों को ज्ञान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि प्रभु सत्ता के विचार का ज्ञान नहीं था। हाँ, राज्य के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। जैसे ही राज्य का उदय होता है वैसे ही उसके साथ शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए राज्य के अस्तित्व से पूर्व प्रभु सत्ता नहीं थी। मतलब राज्य का उदय नहीं हुआ था तो वास्तविक रूप में उससे पहले प्रभु सत्ता भी मौजूद नहीं थी। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं है तो फिर शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। निश्चित बात है ये। आदिमकालीन समाज की बात करें जिसको कि साम्यवादी अवस्था कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स की बात करें तो हम कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक अवस्था, आदिम अवस्था और अंतिम छठी अवस्था साम्यवादी अवस्था, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि राजविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना कर दी जाएगी। प्रारंभ में कहा जाता है कि निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ है तो फिर राज्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संघर्ष नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो राज्य की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहां राज्य के अस्तित्व से पूर्व प्रभु सत्ता नहीं थी। अगली बात, प्राचीन मनुष्य फिर क्या करते हैं? चरवाहा अवस्था में प्रवेश करते हैं। मतलब सबसे पहले तो आदिमकालीन अवस्था आती है, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी रूप में संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जब संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है तो किसी रूप में कोई संघर्ष नहीं होता है, कोई वर्ग नहीं होता है, तो राज्य की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे मनुष्य क्या है? चरवाहा अवस्था में प्रवेश करता है, पशुपालन शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? निजी संपत्ति का उद्भव होता है। निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का उद्भव या उत्पत्ति होती है, और फिर निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य को जन्म दिया गया। मतलब निजी संपत्ति की रक्षा ने फिर राज्य को जन्म दिया, और जैसे निजी संपत्ति की रक्षा ने राज्य को जन्म दिया, यहीं से प्रभु सत्ता का आरंभ माना जा सकता है। प्रभु सत्ता का आरंभ माना जा सकता है। प्रभु सत्ता के विचार का ज्ञान नहीं था इनको, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य शक्ति का प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि निजी संपत्ति की रक्षा करनी है, इसलिए यहीं से प्रभु सत्ता का आरंभ माना जा सकता है। कहां से? चरवाहा अवस्था से। अगली बात यह है, प्रभु सत्ता की प्राथमिक अवस्था थी। मतलब जो ये चरवाहा अवस्था है ये प्रभु सत्ता की प्राथमिक अवस्था थी। वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत कानूनों के महत्व पर जोर दिया गया। शासन शक्ति को नैतिक बल प्राप्त हुआ, जैसा कि ये नैतिक बल प्लेटो और अरस्तु ने प्रदान किया था। किसको? वास्तविक रूप में शासन शक्ति को जो नैतिक बल प्राप्त हुआ था वह वास्तविक रूप में प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स के अंतर्गत इसको आधार प्रदान किया। प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत कानून की चर्चा की है, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकारा है, और अरस्तु ने जहां से प्लेटो समाप्त करता है अपनी बात, वहीं से अरस्तु अपनी बात प्रारंभ करता है, और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कानून की सर्वोच्चता को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए कानून के महत्व पर
यहाँ जोर दिया जाने लगा। और उसके बाद में आते हैं स्टोइक विचारक। इस स्टोइक विचार के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जब पश्चिमी राजनीतिक विचारक समझाऊंगा उस समय। तो स्टोइक विचारकों ने भी राज्य में कानून को सर्वोच्च माना। बेटा ध्यान देंगे, कानून को सर्वोच्च माना। उसके बाद में यूनानी दार्शनिकों ने कानून की श्रेष्ठता की स्थापना की, लेकिन उन्हें संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। अब देखो, यूनानी दार्शनिकों ने वास्तव में कानून की श्रेष्ठता की स्थापना तो की, जैसा कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक, जो अंतिम पुस्तक है द लॉज, पहली पुस्तक रिपब्लिक की प्लेटो की, पहले पुस्तक, प्रथम पुस्तक जो युवावस्था में लिखी गई रिपब्लिक है, अंतिम पुस्तक द लॉज है। तो लॉज के अंतर्गत वास्तविक रूप प्लेटो ने कानून के शासन को स्वीकार कर लिया, और अरस्तु ने अपने पहले ही पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यूनानी दार्शनिकों ने, अर्थात प्लेटो अरस्तु का नाम ले सकते हैं हम, यूनानी दार्शनिकों ने कानून की श्रेष्ठता की स्थापना की, लेकिन उन्हें संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। मतलब प्लेटो अरस्तु को संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। बाकी ये बात सत्य है कि अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा कि राज्य समुदायों का समुदाय है। इसका मतलब ये बात कही जा रही है कि राज्य का संबंध शक्ति से है। स्पष्ट कह रहे हैं अरस्तु, क्या कह रहे हैं, राज्य समुदायों का समुदाय है, इसका मतलब राज्य का संबंध शक्ति से जुड़ा हुआ है, ये बात तो कह रहे हैं। लेकिन इनको वास्तविक रूप में संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। बेटा इसके बाद में रोमन विचारक आते हैं, जिसमें विशेषकर पोलीबियस भी कहते हैं इसको, पोलीबियस और सिसरो है। ये कानून के महत्व पर बल देते हैं। अर्थात जो रोमन विचारक है, जिसमें पोलीबियस और सिसरो आते हैं, इन्होंने कानून के महत्व पर बहुत ज्यादा बल दिया है। लेकिन रोमन कानूनी शक्ति को, अब बेटा ध्यान देंगे आप, रोमन कानूनी शक्ति को इंपीरियम कहा गया, या रोमन कानूनी शक्ति को इंपीरियम कहा जाता है। और यह जो शक्ति है इंपीरियम, यह संप्रभुता से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में इस इंपीरियम में, जो रोमन कानूनी शक्ति को इंपीरियम कहा जा रहा है, बेटा ध्यान देना, यहां रोमन कानूनी शक्ति को इंपीरियम कहा जा रहा है, लेकिन यह संप्रभुता से भिन्न है। क्यों है भिन्न? क्योंकि इंपीरियम में वास्तविक रूप में स्थायित्व एवं मौलिकता का अभाव है। संप्रभुता में तो स्थायित्व एवं मौलिकता पाई जाती है, ये तो संप्रभुता का लक्षण है, लेकिन इंपीरियम के अंतर्गत स्थायित्व एवं मौलिकता का अभाव है। इसलिए वास्तविक रूप में संप्रभुता और इंपीरियम में क्या है? अंतर है। ठीक है, और ये संप्रभुता के विचार के निकट ले गई। ये बात सत्य है कि रोमन काल के अंतर्गत रोमन विचारकों के द्वारा कानून के महत्व पर बल दिया गया, और इन्होंने रोमन कानूनी शक्ति को इंपीरियम भी कहा। और ये बात भी सत्य है कि संप्रभुता से ये कुछ अलग है, क्योंकि संप्रभुता में स्थायित्व मौलिकता का लक्षण है, लेकिन इंपीरियम में संप्रभुता मतलब जो स्थायित्व है, जो कि संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण स्थायित्व मौलिकता है, वो इंपीरियम में नहीं पाया जाता है। जबकि संप्रभुता स्थायित्व मौलिकता को लिए हुए, मतलब संप्रभुता से भिन्न है। फिर कह रहा हूं कि इंपीरियम संप्रभुता से अलग है। क्यों है? क्योंकि संप्रभुता के अंतर्गत स्थायित्व मौलिकता का लक्षण पाया जाता है, जबकि इंपीरियम में स्थायित्व मौलिकता का अभाव पाया जाता है। इसलिए इन दोनों में अंतर माना जाता है। लेकिन फिर भी रोमन विचारकों ने मतलब संप्रभुता के विचार के निकट लेके आए क्या, लोगों को वास्तविक रूप में, मतलब जो ये रोमन विद्वान है, ये संप्रभुता के विचार के निकट लेकर के आए। क्या? संप्रभुता के विचार के निकट लेकर के आए। वो एक अलग बात है कि इन्होंने वास्तविक रूप में जिस इंपीरियम की बात की है वो संप्रभुता नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में ये संप्रभुता के विचार को आगे बढ़ाने में योग दे रहे हैं। जैसा कि गैटल ने कहा है कि रोमन वकीलों ने राज्य की शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया था। बेटा आप ध्यान देंगे, मतलब रोमन वकीलों ने, क्योंकि रोमन विद्वानों ने, यह बात सत्य है कि कानून के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। कानून के संदर्भ में दुनिया भर के सिद्धांत भी दिए इन्होंने, कानून के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। जब मैं प्राचीन या पश्चिमी राजनीति के विचारकों का आपको समझाऊंगा तो उसके अंतर्गत आपको मैं रोमन विचारकों की जब चर्चा करूंगा, जिसमें पोलिबियस, सिसरो वगैरह सब कुछ होंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वास्तविक रूप में यहाँ रोमन वकीलों ने राज्य की शक्ति की पूर्णता को किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो आपको यहाँ के लिए ध्यान रखना है, गैटल कह रहे हैं कि रोमन वकीलों ने, मतलब जो ये रोमन युग है, जो रोमन विचारक है पोलिबियस, सिसरो, इन्होंने वास्तविक रूप में क्या है, रोमन वकीलों ने राज्य की शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया है। राज्य की शक्ति की पूर्णता को, नोट करेंगे, शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया था। अब शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया था मतलब राज्य की शक्ति की पूर्णता, तो राज्य की शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया है, इसका मतलब राज्य की शक्ति की सर्वस्वायत्त प्रभुसत्ता कहलाती है।
ये बात अलग है कि वास्तविक रूप में इनको जो है हम कहेंगे ना तो रोमन विचारकों को ना ही यूनानी दार्शनिकों को ये बात सत्य है कि संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये जब राज्य की शक्ति की पूर्णता की बात कर रहे हैं तो ये विचार संप्रभुता का ही विचार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यहां पर प्राचीन काल में जो संप्रभुता का विचार है उसका विकास यहां तक हो जाता है, कहां तक कि रोमन वकीलों ने राज्य की शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया कि भी राज्य की शक्ति सर्वोच्च होती है। हां, फिर कह रहे हैं कि संप्रभुता का इन्होंने अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। अब बेटा ध्यान देंगे, मध्यकाल वास्तविक रूप में अंधकार का युग या अंधेरे का युग कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि पूरे मध्य काल के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य और धर्म या पोप और सम्राट या राज्य और चर्च के बीच संघर्ष रहा है। किस बात को लेकर कि सर्वोच्च राज्य हो या फिर जो है चर्च हो, इस बात को लेकर, मतलब सर्वोच्च पोप हो या सम्राट हो, इस बात को लेकर के संघर्ष रहा है। और मध्यकाल में वास्तविक रूप में आस्था, विश्वास, अंधविश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा था। और जब व्यक्ति आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जीता है तो वहां पर वास्तविक रूप में विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, प्रभु सत्ता का विचार यहां मंद पड़ जाता है। मतलब यहां प्राचीन काल में तो रोमन विचारकों तक प्रभु सत्ता का जो विचार है प्रगति पर था, लेकिन मध्यकाल में आकर के प्रभु सत्ता का विचार मंद पड़ जाता है, इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में राज्य की शक्ति, एक और कमजोर सम्राट, दूसरी ओर बलशाली सामंत और तीसरी ओर धर्म पिताओं ने राज्य सत्ता पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। अब ध्यान देंगे यहां बेटा, मतलब वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति के लिए अब संघर्ष हो रहा है मध्ययुग में। क्या हो रहा है कि एक और तो कमजोर सम्राट हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की शक्ति हमारे पास हो, दूसरी ओर बलशाली सामंत हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं, सामंत भी प्रयास कर रहे हैं कि शक्ति हमारे पास हो राज्य की, और तीसरी ओर धर्म पिताओं ने भी राज्य सत्ता पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब इनमें आपस में संघर्ष चला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि पूरे मध्यकाल के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता का विचार वो मंद पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और उसके बाद मध्यकाल का जो प्रतिनिधि विचारक है कौन? संत थॉमस एक्विनास। नोट करेंगे, संत थॉमस एक्विनास, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखे सुम्मा थियोलॉजिया, धर्म मीमांसा, सुम्मा थियोलॉजिया, संत थॉमस एक्विनास की पुस्तक है, जो कि मध्य युग के प्रतिनिधि विचारक कहलाते हैं। और फिर संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि वास्तविक रूप में राज्य और चर्च में सर्वोच्च कौन होगा? चर्च होगा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि मानव के दो प्रकार के सुख होते हैं, इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख। अब इहलौकिक सुख गौण होता है जिसकी प्राप्ति राज्य के द्वारा की जाती है, पारलौकिक सुख प्रधान होता है जिसकी प्राप्ति चर्च के द्वारा की जाती है। इस आधार पर संत थॉमस एक्विनास ने तर्क दिया कि चूंकि जो पारलौकिक सुख है वो प्रधान है और जिसकी प्राप्ति चर्च के द्वारा की जा रही है, इसलिए चर्च प्रधान होगा। इसी कारण संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि वास्तविक रूप में यहां पर जो शक्ति का स्रोत होगा वह कौन होगा? ईश्वर होगा। कौन होगा? ईश्वर होगा, चर्च होगा, पोप होगा। मतलब यहां डेफिनेटली संत थॉमस एक्विनास ने कह दिया, स्पष्ट रूप में कह दिया कि चर्च, पोप मतलब धर्म प्रथम स्थान पर होगा। परंतु इसके बाद में फिर आधुनिक युग की जब शुरुआत होती है, अब तीसरा चरण ले रहे हैं हम, आधुनिक युग। अब जब आधुनिक युग की शुरुआत होती है तो यहां मैंने लिखा है कि ये युग लंबा था, मतलब जो ये अंधेरे का युग था जिसमें अंधविश्वास, आस्था और विश्वास के सारे लोग जीवन जी रहे थे, ये युग लंबा था, पर समाज ने शीघ्र ही उन्नति का प्रयत्न किया। अर्थात वास्तविक रूप में इस अंधेरे के युग को फिर धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया गया। और आधुनिक युग का जो जनक माना जाता है वो मैकियावली को माना जाता है। अर्थात मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता कहलाते हैं। बेटा नोट करना है, मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता कहलाते हैं। मैकियावली की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो द प्रिंस है। क्या है बेटा? द प्रिंस, राजा, द प्रिंस। तो मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मैकियावली स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या कह दिया कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से बिल्कुल पृथक्करण कर दिया जाए। मतलब मैकियावली ने सबसे पहले यह बात कही, राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। और स्पष्ट रूप में कह दिया मैकियावली ने
क्या कहा है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। इसका मतलब यहाँ केवल राज्य की रक्षा की बात कर रहे हैं मैकियावली, और राज्य की रक्षा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात सत्य है कि रक्षा शक्ति के बल पर होगी, इसलिए शक्ति राज्य के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मैकियावली यहाँ संप्रभुता प्रभु सत्ता का सिद्धांत नहीं दे रहे, लेकिन स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राज्य को या राजा को अपने राज्य की रक्षा का प्रयास करना चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। वो एक अलग बात है कि मैकियावली ने अपनी जो पुस्तक द प्रिंस लिखी है, आप इसके बारे में बहुत व्यापक रूप में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने मैकियावली के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, अपनी लिस्ट में देखेंगे, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। अब मैकियावली ने स्पष्ट रूप में अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मैकियावली ने। कहां पर? अपनी पुस्तक द प्रिंस में, नोट कीजिएगा बेटा। अब मैकियावली के बारे में बहुत कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन चूंकि हमें इसको थोड़ा सा संक्षेप में लेना है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी मैकियावली को समझना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट में देखेंगे, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। अब बेटा यहां तक आगे, यह युग मतलब अंधेरे का युग लंबा था, पर समाज ने शीघ्र उन्नति का प्रयत्न किया। जैसा कि मैकियावली से आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है, जिसको एक आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। मैकियावली को क्यों माना जाता है? क्योंकि मैकियावली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया, जबकि पूरे मध्य युग में धर्म और राजनीति का आपस में संघर्ष था, विवाद था, एक प्रकार से संयोग सा हो गया था। जबकि आधुनिक युग के अंतर्गत मैकियावली से आधुनिक का प्रारंभ होता है, श्री गणेश होता है। मैकियावली ने राजनीति के लिए कह दिया स्पष्ट रूप में कि राजनीति के लिए धर्म और नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सबसे पहले आधुनिक युग में राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने वाला कौन है? मैकियावली है। नोट करेंगे अपनी पुस्तक द प्रिंस में इन्होंने सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया है। अब बेटा इसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे समाज उन्नति की ओर होता है। इसके बाद में औद्योगिकीकरण का आविष्कार होता है। किसका? औद्योगिकीकरण का आविष्कार होता है। फिर व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग और मजदूर वर्ग ने अपनी अपनी स्थिति स्थापित करने का यत्न किया, अपनी स्थिति स्थापित करने का यत्न आरंभ कर दिया। और ये बात थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। मतलब इन्होंने अपनी स्थिति स्थापित करने का प्रयास किया, व्यापारी वर्ग ने, उद्योगपति वर्ग ने और मजदूर वर्ग ने। अब इसके बाद में क्या होता है कि वास्तविक रूप में जो सम्राट और चर्च के बीच में युद्ध चल रहा था मध्य युग के अंतर्गत, उसमें सम्राटों की विजय हो जाती है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप में सबसे पहले मैकियावली ने कह दिया था कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब मैकियावली स्पष्ट रूप में कह दिया कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता नहीं होनी चाहिए। मैकियावली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए मैकियावली स्पष्ट रूप में कह दिया कि सर्वोच्च कौन होगा? राज्य, राज्य, राज्य। इसलिए यहां पर सम्राटों की विजय हो जाती है और उसके बाद में पूंजीपति वर्ग राज्य पर काबू पाने का प्रयास करता है। कौन? पूंजीपति वर्ग। ये जो यहां पर आ जाता है उद्योगपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग राज्य पर काबू पाने का प्रयास करता है और सामंतवाद का अंत प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद में जन सहमति पर आधारित शासन व्यवस्थाओं का प्रारंभ हो जाता है और यह उदारवादी लोकतंत्र का युग हो जाता है। फिर मतलब धीरे धीरे फिर उदारवादी लोकतंत्र आ जाता है और जब उदारवादी लोकतंत्र आ जाता है तो इसके अंतर्गत पुलिस और सेना की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं और जब पुलिस और सेना की शक्तियां बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब राज्य की शक्तियां बढ़ती चली जाती है और जब राज्य की शक्ति बढ़ती चली जाती है तो यह राज्य का आधुनिक रूप था। मतलब ये राज्य का फिर आधुनिक स्वरूप उभर कर सामने आ जाता है। तो आज आप देख सकते हैं वास्तविक रूप में कोई भी राज्य ऐसा नहीं जिसके पास शक्ति नहीं है। फिर भी यहां तक भी वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में संप्रभुता के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं दिया गया। इसके बाद बेटा फिर आता है जीन बोंदा। जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक लिखी रिपब्लिक, जो कि 1576 में लिखी है। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है, मतलब जीन बोंदा ने फिर राज्य की शक्ति के ऊपर बल दिया और कहा कि राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है जो आधुनिक मामलों में सर्वोच्च हो। आधुनिक मामलों में सर्वोच्च, फिर से बोल रहा हूं, राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है जो आधुनिक मामलों में सर्वोच्च हो। फिर से बोल रहा हूं, राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है जो आधुनिक मामलों में सर्वोच्च हो। फिर से कह रहे हैं जीन बोंदा कि प्रभु सत्ता नागरिकों प्रजा के ऊपर राज्य की वह शक्ति है जो
कानून द्वारा अनियंत्रित होती है। मतलब जीन बोंदा वास्तविक रूप में राज्य को एक प्रकार से मैं कहूंगा कि इतनी शक्ति सौंपना चाह रहे हैं कि एक प्रकार से जो कानून द्वारा भी अनियंत्रित हो, लेकिन फिर भी जीन बोंदा ने राज्य की शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाई है। इन्होंने कहा है कि नैतिकता की सीमाएं हो, क्या नैतिकता की सीमाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं हो। मतलब मूल बात एक जीन बोंदा भी खुलकर के प्रभु सत्ता के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं लगा रहे हैं। तो यहां तक भी संप्रभुता स्पष्ट रूप में सामने नहीं आती है। फिर ग्रोसियस नाम के विचारक आते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ वार एंड पीस 1625 में लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु सत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। तो यहां पर भी वास्तविक रूप में ग्रोसियस ने यहां प्रभु सत्ता की चर्चा तो की है, लेकिन वास्तव में जो ये ग्रोसियस है इन्होंने भी वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता को नियंत्रित किया, इसके ऊपर सीमा लगाई है। ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा लगा दी है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा लगा दी है। तो यहां पर भी संप्रभुता पूर्ण रूप में उभरकर सामने नहीं आता है। उसके बाद में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, हॉब्स ने पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत निरंकुश शक्ति का समर्थन किया। मतलब लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही स्पष्ट रूप में एक ऐसे महामानव का चित्र दिया गया है जिसके उदर में सब लोगों को दर्शाया गया है। इसका मतलब जो शासक होगा, राजा होगा, वह पूर्ण रूप में निरंकुश होगा, अर्थात खुल करके वह शक्ति का प्रयोग करेगा। तो यहां पर भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति की चर्चा तो की जा रही है, लेकिन संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप में कोई सिद्धांत नहीं दिया जा रहा है। अब हॉब्स ने भी निरंकुश शक्ति का समर्थन तो किया, लेकिन हॉब्स ने भी वास्तविक रूप में राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाई। क्या लगाई है कि आत्मरक्षा के विरुद्ध राज्य कोई आदेश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अपने जीवन की रक्षा के लिए ही तो लोगों ने मिलकर के राज्य की स्थापना की, समझौता किया, इसलिए व्यक्ति के जीवन का हरण नहीं कर सकता राज्य। और कहीं पर भी यदि व्यक्ति के जीवन का हरण हो रहा है तो व्यक्ति के द्वारा, राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसका मतलब आत्मरक्षा का जो अधिकार है हॉब्स ने जो लोगों को दिया है, वो राज्य की शक्ति के ऊपर सीमा लगा दी गई है। ठीक है, इसका मतलब हॉब्स ने भी निरंकुश शक्ति का समर्थन तो किया है, लेकिन यहां पर भी स्पष्ट रूप में संप्रभुता का सिद्धांत मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सीमाएं लगी हुई है। किसकी सीमा? आत्म रक्षा का जो अधिकार जनता को दिया गया है। जैसे हॉब्स ने कहा है कि मान लीजिएगा दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो जाता है, तो हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर सैनिक को यह लग रहा हो, आपस में सेनाएं लड़ रही हो, सैनिक को यह लग रहा हो, क्या लग रहा हो कि भाई अब हमारे प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति में हॉब्स ने सैनिकों को पीछे हटने के लिए भी कहा है, यह अधिकार दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि राज्य की स्थापना हमने हमारे जीवन के लिए, रक्षा के लिए की है, और जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम राज्य के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। तो इसलिए हॉब्स ने भी जो है राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाई है। निरंकुश नहीं हो सकता पूर्ण रूप में, आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। मतलब आत्मरक्षा के लिए ही तो समझौता किया गया है। तो इसलिए यहां पर भी संप्रभुता का जो विचार स्पष्ट रूप में उभरकर सामने नहीं आता है। उसके बाद में जॉन लॉक आते हैं। हॉब्स भी एक समझौतावादी विचारक है, जॉन लॉक भी एक समझौतावादी विचारक है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइस ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1690 में लिखी है, स्पष्ट रूप में राजनीतिक प्रभु सत्ता को महत्व दिया है। अर्थात जॉन लॉक ने राजनीतिक प्रभु सत्ता को महत्व दिया है। और रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जो कि 1762 में लिखी गई है, इन्होंने लोकप्रिय प्रभु सत्ता का विचार दिया है। जनप्रिय लोकप्रिय प्रभु सत्ता का विचार दिया है, और इसकी अभिव्यक्ति उनके सामान्य इच्छा के सिद्धांत में होती है। अब सामान्य इच्छा का सिद्धांत आप समझना चाहते हैं, जॉन लॉक को समझना चाहते हैं, हॉब्स को समझना चाहते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही मैंने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के नाम से जो लिस्ट बना रखी है उसमें आप तीनों विचारक देख सकते हैं। हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, तीनों विचारक मैंने बेहतर तरीके से समझा रखे हैं। मैंने संकेत दिया है कि ये भी संप्रभुता की चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में हीगल और बोसांके ने प्रभु सत्ता के विचार को बलशाली बनाया। मतलब फिर हीगल ने भी और बोसांके ने भी प्रभु सत्ता के विचार को बल प्रदान किया, परंतु अंत में जाकर के जॉन ऑस्टिन ने, किसने? जॉन ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब लास्ट में जाकर के फिर जॉन ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता के सिद्धांत का, आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन ने व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। इससे पीछे इसके बारे में विचार तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप में जो सिद्धांत दिया है, संप्रभुता का जो आधुनिक सिद्धांत दिया है, वो जॉन ऑस्टिन ने दिया है। ये नोट करना है बेटा आपको। इसके बाद में अगली बात क्या है कि अब यहां पर जो संप्रभुता है, इस संप्रभुता को लेकर भी विचारधाराओं में
विभिन्न दौर में शंकाएं उठ खड़ी होती है। क्या शंकाएं उठ खड़ी होती है? अराजकतावादी तो कहते हैं कि जो प्रभु सत्ता वो व्यर्थ है, संप्रभुता की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अराजकतावादी तो राज्य को समाप्त करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो अराजकतावादी संप्रभुता को व्यर्थ मानते हैं। साम्यवादी वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता है उसके समर्थक ही नहीं है, क्योंकि साम्यवादी तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंत में जाकर एक राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता की जरूरत ही नहीं है। और जो बहुलवादी है वो बहुलवादी, बेटा ध्यान देंगे यहां पर, बहुलवादी, ये बहुलवादी, इधर मैंने जो आपको बताया ना कि प्रभु सत्ता के दो दृष्टिकोण, अनेकवादी या बहुलवादी, तो ये बहुलवादी संप्रभुता को वास्तविक रूप में हानिकारक मानते हैं। क्या मानते हैं? हानिकारक मानते हैं। और जब हानिकारक मानते हैं तो इसी आधार पर प्रभु सत्ता निरंकुशता का प्रतीक मानी जाती है। इसी आधार पर क्या प्रभु सत्ता निरंकुशता का प्रतीक मानी जाती है और युद्ध को ये प्रोत्साहन देती है और विश्व शांति की ये शत्रु है। मतलब जो संप्रभुता का विचार है वास्तविक रूप में विश्व शांति का शत्रु है। इसलिए कहा जाता है कि वो दिन सर्वश्रेष्ठ होगा, लास्ट की बात कहिए, वो दिन सर्वश्रेष्ठ होगा जिस दिन राजनीति विज्ञान में से संप्रभुता की अवधारणा को निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र राज्यों को आपस में युद्ध के लिए प्रेरित कौन करता है? संप्रभुता की अवधारणा ही करती है। इसलिए प्रभु सत्ता निरंकुशता का प्रतीक है। फिर से बोल रहा हूं, प्रभु सत्ता निरंकुशता का प्रतीक है, युद्ध को प्रोत्साहन देती है। मतलब संप्रभुता की जो अवधारणा है वो युद्धों को प्रोत्साहित करती है और विश्व शांति की शत्रु है। विश्व शांति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि संप्रभुता की अवधारणा मौजूद होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा ये हो गया प्रभु सत्ता के विचार का विकास, जिसमें मैंने आपको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक युग के आधार पर प्रभु सत्ता के विचार का विकास कैसे हुआ है ये सब बातें मैंने नोट कर दी है और बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब इससे बाहर किसी भी रूप में कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्रभु सत्ता के विचार का विकास कैसे हुआ इसके बारे में ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो वास्तविक रूप में इसके विचार का जो ज्ञान होता है, प्रभु सत्ता के विचार का जो ज्ञान होता है ना, वास्तविक रूप में वो आधुनिक युग में होता है, इससे पहले इसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, राज्य का प्रारंभ जब से माना जाता है तो शक्ति से संबंध जरूर रहा है, लेकिन संप्रभुता के विचार का ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान आधुनिक युग में होता है। इसलिए लास्ट में जाकर के जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत के ऊपर संप्रभुता के सिद्धांत के ऊपर अपने व्यवस्थित विचार दिए। इसीलिए जॉन ऑस्टिन ने ही वास्तविक रूप में आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए जॉन ऑस्टिन के बारे में मैंने ज्यादा आपको नहीं बताया, क्योंकि अलग से लेक्चर अपलोड करना निहायत जरूरी हो जाता है यहाँ। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब बातें समझ गए होंगे। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच।